बच्चों, रसायन की पाठशाला में हमारे सभी छात्र छात्राओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब पर मैसेज के माध्यम से अपने बच्चों से जानना चाहा था, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे हमने जानना चाहा था कि आप केमिकल काइनेटिक्स के बाद कौन सा अध्याय पढ़ना चाहते हैं। अधिकांश बच्चों का यह मत था कि सर आप केमिकल काइनेटिक्स के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्याय चालू कर दीजिए, क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं और वह हमारा थोड़ा वीक पार्ट भी है। आइए आपकी इस समस्या के समाधान के लिए आपका रसायन विज्ञान शिक्षक मैं आनंद सरबरिया अपने सभी बच्चों के साथ नई हेडिंग लगाने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले अध्याय की पहली हेडिंग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज हम इनकी सामान्य व्याख्या करेंगे। जो बच्चे हमसे अभी जुड़ रहे हैं नए या जो पहले से जुड़े हैं, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, आप इस कालांश को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आप एक दिन मिस करेंगे तो 3 दिन आपको समझ में नहीं आएगा, कम से कम 3 कालांश समझ में नहीं आएंगे। सभी कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। आप किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, यदि आप यहां लगातार बने रहेंगे तो आपके निश्चित ही अच्छे नंबर आएंगे। बच्चों, मैं एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं। शुरुआत आज हम करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से करते हैं। आज हम इनका सामान्य अध्ययन करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका हम नाम कैसे लेते हैं, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले कालांश में। चलिए हेडिंग लगाते हैं हेलो एल्केन्स। क्या लगाते हैं बच्चों? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन, या इसी को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। सबसे पहली बात आती है, यह क्या है, कौन से यौगिक हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। चलिए हम इसके नाम से स्पष्ट है। क्या लिखा हुआ है भाई? हेलो, और लिखा हुआ है, अर्थात इन दोनों से मिलके ही यह बना होगा, निश्चित बात है। हेलो का मतलब हेलोजेंस, एक्स जिसका सिंबल होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके मेंबर होते हैं। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन एक फैमिली होती है जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसके मेंबर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि होते हैं। तो इन दोनों से मिलकर ही यह हेलो एल्केन्स बना है। हेलोजन भी होगा और एल्केन्स भी होगा। चलिए कैसे बना इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। हमने कोई भी एल्केन लिया जिसका नाम है CH4 और उसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया। क्या किया हमने? एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह किसी भी हेलोजन को डाल दिया। क्या किया? एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हेलोजन को डाल दिया। अब जो कंपाउंड बना CH3Cl, यह एल्काइल हैलाइड बना। क्या बना? यह जो कंपाउंड बना यह एल्काइल हैलाइड बना। इस एल्काइल हैलाइड का नाम मिथाइल क्लोराइड है। नाम हम बाद में भी समझ लेंगे, पहले आप बेसिक बात समझना है। एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु द्वारा यदि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, जो भी पदार्थ यहां बनेगा वह पदार्थ हेलो एल्केन्स कहलाएगा। ठीक है ना? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला बच्चों CnH2n+2 होता है। इसमें क्या करेंगे? एक H कम कर देंगे, एक हेलोजन जोड़ देंगे, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। एक H कम हो गया और एक हेलोजन आ गया। यह हेलो एल्केन का, जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को निर्देशित करता है। ठीक है ना? अच्छा, एल्केन्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एल्केन्स का मतलब क्या होता है? एल्काइल प्लस हाइड्रोजन। एल्केन को एल्काइल और हाइड्रोजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यही भी एल्केन है, इसे भी हम एल्केन के रूप में लिखते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एल्केन का हाइड्रोजन कम और हेलोजन आ गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। यह भी लिखा होता है, इस सिंबल को भी लिखा होता है। ये एल्काइल है, एल्केन में से H कम करने के बाद जो बचता है वो एल्काइल कहलाता है ना, एल्काइल हैलाइड। तो हम यह समझ रहे हैं अभी कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। आपसे कोई कहेगा अब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। अर्थात यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, जो भी पदार्थ बनेगा वह एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने C2H6, ये एथेन था, इसका बना C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। CH4 मेथेन था, CH4 की जगह CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बन गया। और भी लिख सकते हैं, हम लिखा C4H10 ब्यूटेन था और C4H9I बन गया, ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया। और भी लिख सकते हैं हम, CH4 था और 3 हाइड्रोजन निकल गए, CHCl3 बन गया, ये क्लोरोफॉर्म बन गया। यही भी एक एल्काइल हैलाइड है, इसमें 3 हाइड्रोजन की जगह 3 हेलोजन आ गए हैं। इस तरह बहुत से प्रकार हो सकते हैं, इनकी व्याख्या हम आगे कर रहे हैं बच्चों। पहले हमें इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने के बाद बने यौगिक हेलो एल्केन्स होते हैं। चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स जो होंगे बच्चों, वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे। किसके डेरिवेटिव्स? इसका पेरेंट्स कौन होगा? बेंजीन होगा। हेलो यानी कि हेलोजन, एरीन्स यानी कि एराइल ग्रुप। बेंजीन का जो ग्रुप होता है वह एराइल ग्रुप कहलाता है। इसको C6H6 की जगह हम C6H5 और H लिख रहे हैं, C6H5H लिख रहे हैं हम। यहां भी वही होना है, जब बेंजीन के हाइड्रोजन को, इसको या ऐसा लिख सकते हैं हम C6H5H, इसके हाइड्रोजन की जगह बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह हेलोजन परमाणु एंटर हो जाए, हेलोजन परमाणु एंटर हो जाए, अब जो पदार्थ बनेगा वह पदार्थ हेलो एरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एरीन। अर्थात हेलो एल्केन का पेरेंट्स एल्केन है और हेलो एरीन का पेरेंट्स, अर्थात पेरेंट्स का मतलब जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, हेलो एरीन का पेरेंट्स बेंजीन है। क्या है इसका पेरेंट्स? यह बेंजीन से बनते हैं और यह इसका पेरेंट्स मेन कौन है? इसका पेरेंट्स एल्केन है। क्या है? इसका पेरेंट्स एल्केन है, इसका पेरेंट्स बेंजीन है। जैसे हमने लिखा हेलो एरीन है ना, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या था बेटा? क्लोरोमेथेन। चूंकि मेथेन का डेरिवेटिव्स था, पेरेंट्स कौन था इसका? मेथेन, तो क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, चूंकि बेंजीन से बना है। जैसे ये वाला देखें, ये एथेन था और ये एथेन से बना है, तो ब्रोमो एथेन है ये। क्या है बच्चों? ब्रोमो एथेन। पेरेंट्स का नाम भी लिखेंगे साथ में। ये पेरेंट्स मेथेन है, क्लोरोमेथेन, आयोडो ब्यूटेन, इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका? नाम हम बाद में इकट्ठे एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसके आगे वाला, उसमें बताएंगे अलग से, क्लोरोबेंजीन। तो अभी आप यह समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है। हेलो एल्केन्स क्या होता है? हेलोजन और एल्केन से मिलकर बनता है, जिसमें एल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, इसकी जगह आ जाता है। हेलो एरीन्स क्या है? हेलो एरीन्स क्या है? हेलोजन और एरीन्स यानी कि C6H5 और H या बेंजीन जो था, इसका हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? हेलोजन अटैच हो जाएगा, तो यह हेलो एरीन्स कहलाएंगे। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई आपको कि हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स क्या है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं इसका? इसको हम क्लासीफाई करते हैं कि किस प्रकार इनको क्लासिफिकेशन किया जाएगा, इस बात की हम व्याख्या करते हैं।
इनका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन का वर्गीकरण कर रहे हैं, किस प्रकार इनको क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहला है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, अर्थात हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा है कि नंबर ऑफ हेलोजेंस के हिसाब से हेलो एल्केन्स किस प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, नंबर ए लिख लें इसको, मोनो डेरिवेटिव्स, अर्थात मोनो प्रतिस्थापित, एकल प्रतिस्थापित हेलोजन यौगिक, है ना। मोनो कौन से होते हैं भाई? जिसमें एक हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन आएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह एक हेलोजन आएगा CH3Cl। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, या इसका नाम लें, इसको ले लें, फिर ये को ले लें, है ना। क्या नाम है? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल, या ऐसा भी लिख सकते, क्या लिखें? क्लोरो मीथेन। नाम कैसे लेना है वो हम अभी आपको बताएंगे, दोबारा से नामकरण बताएंगे, तो एक बार नाम लेना बता देंगे, वैसे आपने 11th में पढ़ा भी होगा। अच्छा, 2 कर दें, CH4 के 2 Cl हटा दिए, B लिख रहे हैं ना, और 2 Cl जोड़ दिए और 2 H हटा दिए, CH2Cl2 बना। क्या बना? CH2Cl2। यह डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हुए। कौन से हुए ये? डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हुए। मोनो हेलोजन, और लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? हेलोजन, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव और डाई हेलोजन डेरिवेटिव। दो, अब इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन की जगह 2 हेलोजन आए हैं, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। क्या नाम है? डाइक्लोरोमेथेन। अच्छा, तीसरा जो हो सकता है वो ट्राई हो सकता है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। 3 हेलोजन परमाणुओं का विस्थापन होगा, सॉरी 3 हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन की जगह आएंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। क्या हो जाएगा? CH4 लिखा और CHCl3 बन गया, 3 H निकल गए और 3 हेलोजन आ गए। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम है? ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसी का नाम क्लोरोफॉर्म है। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। ये कौन से हो गए? मोनो, डाई, ट्राई, और चौथा हो सकता है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा का मतलब 4 हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा विस्थापित हो जाएंगे, अर्थात जैसे CH4 लिखा है तो बन जाएगा CCl4। इसका नाम हो गया टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो गया? टेट्रा क्लोरोमेथेन। अर्थात हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा डेरिवेटिव्स होते हैं। ये होगा एल्केन्स में। यही ऑर्डर ये किस में थे? एल्केन्स में थे। यही क्रम एरीन्स में भी देखें। अच्छा, हम किस में देख रहे हैं? एरीन में देखें। एरीन में भी होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूट। क्या होंगे? मोनो सब्स्टिट्यूट। ये होगा, इसकी जगह पे एक Cl लग गया, ये कौन से हो गए? मोनो, है ना। मोनो डेरिवेटिव्स हो गए ये मोनो डेरिवेटिव्स हो गए ना। मोनो में क्या हुआ? ये पहले इसका नाम ले लेंगे और इसके बाद पेरेंट्स का नाम। इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हुआ? क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इसके भी डाई सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स भी होते हैं। डाई 3 होते हैं इसके। कितने होते हैं बच्चों? इसके डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स
हेलो एरिन्स के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो फिक्स कर दिया, एक तो हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। 3 प्रकार के लिखना है ना, एक को हमने फिक्स कर दिया। अब बकाया दूसरा कहाँ लगेगा? एक तो दूसरा यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है और एक यहां आ सकता है। इसके बाद जो आएगा, गलत हो रहा है, इसके बाद जो आएगा वो ये और ये स्थिति एक हो जाएगी। अगर यहां लगाएंगे तो वो इसके जैसा ही होगा और यहां लगाएंगे तो इसके जैसा होगा, ठीक है ना। यानी एक Cl यहां आ सकता है, एक Cl यहां आ सकता है, एक Cl यहां आ सकता है। जब बेंजीन के दोनों ग्रुप पास पास हों, क्या हों? पास पास हों, एडजेसेंट हों, एक के बाद हों, कहीं भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा, हम ये लिखा हुआ है यहां और यहां लग जाए तब भी कोई बात नहीं, पास पास हों, एक के तुरंत बाद दूसरा आए, वह स्थिति ऑर्थो कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऑर्थो कहलाती है। ऑर्थो का मतलब दो समूह हैं और दोनों समूह पास पास हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ऑर्थो का मतलब समूह दो हैं और दोनों समूह कहाँ हैं? पास पास हैं। क्या नाम होगा? ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। मतलब क्लोरीन की पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो है। इसका नाम लें। यदि एक के गैप पर हो, एक छोड़ के हो, कहीं भी हो सकते, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे यहां लिखा है एक, एक यहां जुड़ा है और एक यहां जुड़ा है, एक का गैप हो गया, ये बीच में गैप हो गया एक का, एक के गैप पे कहीं भी आएंगे बच्चों, उसके नाम के पहले मेटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेटा, ठीक है ना। और मेटा क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरो बेंजीन। और ये यदि अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड कहीं भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका अपोजिट ये हो सकता है, इसका अपोजिट ये हो सकता है, इसका अपोजिट ये हो सकता है। कहीं भी अपोजिट साइड होगा उसके नाम के पहले पैरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पैरा लगाएंगे। अब कहीं कहीं नाम लिखा होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर आप ऑर्थो अकेला भी लिखोगे तब भी इसका मतलब यही माना जाएगा। जब भी ऑर्थो आएगा इसका मतलब दो तो हो ही गए हैं ग्रुप, ठीक है ना। डाइक्लोरो लिख दोगे तो और अच्छी बात है, लिखना नहीं भी लिखोगे तब भी आपकी बात सही मानी जाएगी बेटा, है ना। चलिए एक एग्जांपल और दे दें अच्छा इसका। जैसे यह होता है फिनॉल, ये जो फॉर्मूला है ये फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। अगर यहां लगाओ, यहां लगाओ, फिनॉल तो था ही, ये Cl यहां लगाए। अच्छा, एक Cl फिनॉल में यहां लगाए और एक Cl फिनॉल में यहां लगाए। नाम क्या होगा वो आप समझ गए। इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। क्या नाम होगा? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा? मेटाक्लोरोफिनॉल। और इसका नाम होगा पैराक्लोरोफिनॉल। अच्छा, एक ये लिखा है, ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला टॉल्यूइन का होता है। किसका होता है? टॉल्यूइन। यह फॉर्मूला टॉल्यूइन का है। और यहां एक Br लग गया। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? देखो अच्छा ध्यान से देखना है, ये इसके ठीक अपोजिट है। और हमने बताया था जब भी अपोजिट होगा उसको पैरा बोलेंगे। अपोजिट कहीं भी हो सकता है, हमने बताया था इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, अर्थात ये पोजीशन पैरा है। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? पैरा ब्रोमो। पैरा ब्रोमो। क्या नाम होगा? टॉल्यूइन। यह ब्रोमीन कहाँ है? पैरा पोजीशन पे। अर्थात हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो डाई ट्राई टेट्रा, इसके लिए मोनो सिंपल है, डाई में ऑर्थो, पैरा और मेटा 3 हो गए। ट्राई भी आ जाता है कभी कभी। तो ट्राई में क्या होता है? ट्राई आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। यदि यहां 3 आ जाते हैं एक साथ, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, निकटवर्ती। क्या बोलते हैं? निकटवर्ती ट्राई हेलोबेंजीन। इसके पहले निकटवर्ती लगाते हैं। निकटवर्ती का मतलब लगातार हैं। कैसे हैं?
लगातार हैं, ये निकटवर्ती हैं। अगर ऐसा आ जाता है, एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, असममित ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स। ये निकटवर्ती, इसको एडजेसेंट बोलते हैं। यह क्या है? अनसिमेट्रिकल, है ना, असममित ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। और अगर ऐसा लिखा हो, इस क्रम में लिखा हो, अगर यहां, यहां और यहां, ये सिमेट्रिकल है। कैसा है बच्चों? सममित है। अर्थात जो एरीन्स के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: एडजेसेंट अर्थात निकटवर्ती, असममित अर्थात अनसिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल अर्थात सममित। ये सामान्यतः आपके सिलेबस में आएंगे नहीं, लेकिन नाम बता दिए, क्वेश्चन आता है। सममित ट्राइक्लोरोबेंजीन अर्थात 3 क्लोरीन बेंजीन में क्रमशः लगाना है। असममित किसी भी ऑर्डर में लगा दो, और सम्मित आएगा अगर सम्मित में एक के गैप पे लगे हैं। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे दूसरा हम वर्गीकरण बताते हैं आपको। हेडिंग लगाते हैं बच्चों, हम दूसरी हेडिंग लगाते हैं कार्बन, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर, या इसको कहें पोजीशन ऑफ एक्स एटम। हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर या कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा? एक छोटी सी एक मिनट में देखें हमने हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ लिए हैं। हमने एरीन्स में जो डाई डेरिवेटिव्स होते थे वो तीन तरह के थे। एक दो परमाणु जो नजदीक होंगे उसे ऑर्थो कहेंगे, एक के गैप पे होंगे उसे मेटा कहेंगे, और ठीक अपोजिट साइड होगा उसे हम पैरा कहेंगे। कहीं भी हो सकता है अपोजिट साइड, है ना। तीन जो ट्राई डेरिवेटिव्स होंगे अगर नजदीक हैं, लगातार हैं, उनको निकटवर्ती कहेंगे। किसी भी क्रम में है उसको असममित कहेंगे, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल। और अगर एक निश्चित क्रम में है, एक के गैप पे, उसको सममित कहेंगे। नाम से पहले हम जान चाहेंगे, ठीक है ना। अब कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि अभी हम एल्काइल हैलाइड में इसे पढ़ लेंगे, लेकिन आगे तक इसकी व्याख्या करेंगे, आगे तक ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या हो सकता है? हमने माना 4 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की हमने चेन ले ली। यहां कोई हैलोजन जुड़ने की 2 संभावनाएं हैं बच्चों। एक तो हैलोजन यहां जुड़ सकता है और एक हैलोजन यहां जुड़ सकता है। ये और ये एक ही पोजीशन है, और ये वाली एक ही पोजीशन है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ये भी पहला है, ये भी पहला है। अगर लाएंगे ये भी दूसरा है, इस साइड से गिनोगे तो ये दूसरा है। इसलिए 2 संभावनाएं थी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो संभावना है, ये कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है अधिकतम। इससे जुड़ने वाला कार्बन परमाणु कितना है अधिकतम? मैक्सिमम एक कार्बन परमाणु। ये डायरेक्ट एक से अटैच है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन परमाणु है, ये 2 कार्बन परमाणुओं से अटैच है, ये 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस हिसाब से कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अगर लिखा जाए, जैसे हमारा हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो यह 1 डिग्री कहलाएगा। कौन सा कार्बन कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है ना। जो कार्बन अधिकतम 1 से जुड़ा हो वह 1 डिग्री होगा। अगर हमारा हैलोजन यहां आके जुड़ जाए, कहां जुड़ जाए? इस कार्बन पे जुड़ जाए जो कि खुद 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसके पहले 2 डिग्री लगाते हैं। यह सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, अर्थात द्वितीयक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। प्राइमरी जिसका कार्बन 1 डिग्री का हो। 1 डिग्री का कार्बन कैसे पहचानेंगे आप? इसमें कार्बन में एक कार्बन जुड़ा है अधिकतम। अच्छा, और देखें, एक ऐसा भी हो सकता है, इसकी बात करें,
ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन में केवल एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है। कि एक और लिख दे रहा है, अच्छा ये 1 डिग्री कार्बन है। इस वाले कार्बन में एक कार्बन जुड़ा है, यही भी 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करें, ये 3 जगह 3 कार्बन से जुड़ा है, एक यहां और एक नीचे, अर्थात ये कार्बन जो होगा यह 3 डिग्री कार्बन होगा। कितना होगा? 3 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला कार्बन कितना होगा? यह 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए यह 2 डिग्री कार्बन होगा और यह 1 डिग्री कार्बन होगा। अर्थात कार्बन परमाणु की प्रकृति या हेलोजन परमाणु की पोजीशन के हिसाब से जो एल्काइल हैलाइड्स होंगे वो मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। प्राथमिक, कौन से होंगे? प्राथमिक, जिसको कि हम 1 डिग्री बोलेंगे। द्वितीयक, जिसको कि हम 2 डिग्री बोलेंगे। और तृतीयक, जिसको कि हम 3 डिग्री बोलेंगे। चलिए हम पहचानना सीखें। प्रश्न है CH3 CH Cl CCl CH3 CH3। प्रश्न यह है, उपरोक्त एल्काइल हैलाइडों में कार्बन की प्रकृति बताना है। कौन सा कार्बन किस प्रकृति का है? कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है? इसकी बात करें, यदि हम इस कार्बन की बात करें, यह एक कार्बन से जुड़ा है, अर्थात यह 1 डिग्री वाला कार्बन है। कितने डिग्री वाला कार्बन है? 1 डिग्री वाला कार्बन है। इस कार्बन की बात करें, यह कार्बन 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा। ये याद रखना, केवल कार्बन को काउंट करना, इस हैलोजन को काउंट नहीं करना है। ये कार्बन, एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, अर्थात इसकी डिग्री 2 है। और ये वाला जो कार्बन है यह 3 कार्बन से जुड़ा है, ये और ये, अर्थात ये 3 डिग्री कार्बन है ना। तो आप पहचानना समझ रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्काइल हैलाइड कार्बन की डिग्री के आधार पर होंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2Cl, यह प्राइमरी है। क्या है ये? प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम है? 1 डिग्री है ना। प्राथमिक प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, इसको ऐसा लिखें हम, अगर CH3 CH Cl Cl CH3, ये जो कार्बन है अब यह 2 डिग्री हो गया, क्योंकि इसके दोनों साइड कार्बन है। इसके पहले द्वितीयक लगाएंगे, द्वितीयक प्रोपाइल क्लोराइड। और ये वाला जो कार्बन है इसकी हम और बात कर लें, ये कार्बन 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके पहले हम लगाएंगे तृतीयक प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल नहीं होगा बच्चों, 4 कार्बन हो गए ना। तृतीयक, कुल मिलाकर कार्बन हो गए 1 2 3 4, यानी क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड। यह तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड है। क्या कह रहा हूं मैं? जब कार्बन 1 डिग्री से जुड़ा होगा, हैलोजन का परमाणु का कार्बन 1 डिग्री होगा, तो प्राथमिक, 2 डिग्री का द्वितीयक और 3 डिग्री का तृतीयक कहलाएगा। इस तरह से इनके नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला तीसरा वर्गीकरण आता है CX वाले कार्बन में। किसमें? CX वाले कार्बन में संकरण। CX वाले कार्बन में संकरण। हमें क्या पढ़ना है? इस आधार पर हमारे जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स हैं किस प्रकार क्लासिफाई किए जाते हैं। संकरण से एक बात आप समझ लेना बच्चों, ये टॉपिक 11th का है। जब भी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, आपको याद रखना है वह sp3 संकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? sp3 संकरण। अगर कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा है, वह sp2 संकरण कहलाएगा। उस कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होगा। और यदि कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है,
तो उसका संकरण sp होगा। ये वाली बात आपको याद रखना है, 11th में आपको उपरोक्त व्याख्याएं करवाई गई हैं, ठीक है ना। जब आप 11th पढ़ के आए हैं, इन सबको आपको जानकारी होनी चाहिए। हमें कार्बन परमाणु का संकरण 2 पढ़ना है सिलेबस में। कितने हैं? 2। यदि हमारा कार्बन जो होगा यह sp3 संकरित होगा, अर्थात यहाँ जो कार्बन आएगा उससे यह सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ हैलोजन जुड़ा होगा, ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे, हमारा जो कार्बन है वह sp2 संकरित अवस्था में होगा और अर्थात बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा। 2 तरह के हमें यहाँ पे यौगिक पढ़ने हैं। क्या कह रहा हूं मैं? हमारे कार्बन जो जिससे हैलोजन जुड़ा है वह अपने नजदीकी कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा और जिससे हैलोजन जुड़ा है वह अपने नजदीकी कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा। 2 तरह के पढ़ने। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा CH3 CH2 Cl। ये जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा है इसने अपने नजदीक वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। एक और लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। यह भी इसी प्रकार का यौगिक है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वह अपने नजदीक वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एकल बंध बना रहा है, ये वाला है ना। इसी की बात हो रही है, इसी की चर्चा हो रही है। एक और लिखे एग्जाम्पल, हमने लिखा ये बेंजीन में भी यहाँ कार्बन होता है, ध्यान रखना आप, और यहाँ जुड़ा है CH2Cl। बेंजीन में जुड़ा हुआ है क्या? CH2Cl। यह भी देखो, ये कार्बन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनका क्या नाम है? अब आप इनको ध्यान रखना बेटा, इन सभी शब्दों का बीच में यूज होना है। जब कार्बन अपने नजदीक वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यह कहलाता है एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाता है? एल्काइल हैलाइड। इसकी व्याख्या तो हमने अभी कर ही दी है, यह एल्काइल हैलाइड है। लेकिन कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या कह रहा हूं मैं, कार्बन अपने नजदीक जिस कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, जुड़ा भी है, यदि वह अगले कार्बन से द्विबंध से जुड़ा हो, यह कहलाता है एलाइल, एलाइलिक। क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन है ये। कौन सा कार्बन है? यह एलाइलिक कार्बन है। क्या कह रहा हूं, दोबारा समझना है। वह कार्बन हैलोजन से जुड़ने वाला वह कार्बन जिसका नजदीक वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वह कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। एलाइल का मतलब, कोई भी कहेगा एलाइल का मतलब कार्बन के नजदीक वाले कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगाओ, उसके आगे डबल बॉन्ड लगा दो तो एलाइल होता है। यदि कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन बेंजीन का है, किसका है? बेंजीन का है, तो उसे कहेंगे बेंजाइल। क्या कहेंगे? बेंजाइल। अर्थात यह एलाइलिक हैलाइड है, यह बेंजाइलिक हैलाइड है। इन शब्दों की व्याख्या होगी। जैसे प्रश्न ये लिखा है, इसका नाम क्या होगा, प्रश्न आएगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड, क्यों? यह बेंजाइल है। इसका नाम क्या है? एलाइल क्लोराइड। क्या नाम है? एलाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। तीसरा, ये इसका दूसरा भाग लिखा है कि ये जो कार्बन है हैलोजन का, यह अपने नजदीक वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, अर्थात यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। इसके नाम के पहले विनाइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विनाइल, विनाइलिक क्लोराइड, ठीक है ना। यह विनाइल है, यह क्या है? बेंजाइल है, और यह क्या है? एल्काइल है। डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एल्काइल, सिंगल बॉन्ड वाले में डबल बॉन्ड है, कौन सा है? एलाइल। और अगर सिंगल बॉन्ड वाला बेंजीन वाले से जुड़ा है तो बेंजाइल, और सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो विनाइल। ये पोजीशन है। अभी मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, इनको आप नोट कर लो। उन एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इनको पहचानना में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा रिकैप देके 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको करते हैं हम। पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया था एल्काइल हैलाइड का, वो हैलोजन की संख्या के आधार पर किया था। एक हैलोजन होने पर मोनो, दो होने पर डाई, तीन होने पर ट्राई थे। बेंजीन डेरिवेटिव्स जो थे वो डाई डेरिवेटिव्स जो थे, द्वि प्रतिस्थापी यौगिक जो थे, ऑर्थो मेटा पैरा थे। बगल बगल में ऑर्थो, एक के गैप पर मेटा और अपोजिट साइड में पैरा कहा था हमने। और जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स थे वो नजदीक वाले थे, लगातार होंगे या असममित होंगे किसी भी क्रम में, और सम्मित 3 क्रम थे। इसके बाद हमने हैलोजन की पोजीशन के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में इनको विभाजित किया था, जिसमें हैलोजन वाला कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच होगा, वह 1 डिग्री था। इसको सामान्यतः CH2SX लिख सकते हैं। जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा वह 2 डिग्री था, और जो 3 से अटैच था वह 3 डिग्री था। इसको भी हमने देखा था बच्चों, 1, 2, 3 डिग्री के आधार पर भी हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था। इसके अलावा हमने हैलोजन वाले कार्बन में संकरण की प्रकृति के आधार पर भी हमने बताया था। यह भी बता दिया था सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp संकरित अवस्था में होगा। तो यह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह sp3 वाला कार्बन है। और इस प्रकार के यौगिक एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है ना। यह जो कार्बन है ये अपने नजदीक वाले कार्बन से तो एकल बंध से जुड़ा है, अर्थात इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसके जो पास वाला कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया। क्या कह रहा हूं मैं? जो कार्बन मुख्य कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा है, उससे जुड़ने वाले कार्बन में यदि डबल बॉन्ड आ जाए, इस प्रकार की पोजीशन एलाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? एलाइल कहलाती है। और अगर बेंजीन में एक कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए फिर हैलोजन आए, तो यह बेंजाइल कहलाता है और यह विनाइल कहलाता है। विनाइल मतलब मुख्य कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन में ही डबल बॉन्ड आ जाए, उन दोनों के बीच में ही क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। प्रश्न यह है, हमें 10 उदाहरण दिए हुए हैं। ये इन 10 उदाहरणों में हमें यह पहचानना है कि मोनो, डाई, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन है, 1, 2, 3 कौन है, ऑर्थो, मेटा, पैरा कौन है, बेंजाइल, विनाइल, एलाइल कौन है। आपका पूरा रिवीजन होने वाला है बच्चों। हम केवल नंबर लिखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 नहीं देख रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई देख लें। मोनो देखें पहले हम। मोनो कौन कौन से हैं भाई? जिसमें एक हैलोजन होगा वह मोनो डेरिवेटिव्स होते हैं, अर्थात पहला वाला मोनो डेरिवेटिव्स है, 1 नंबर का हो गया और 2 नंबर का भी हो गया। इसमें भी एक हैलोजन है, यह भी मोनो डेरिवेटिव्स है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी एक हैलोजन है, 7वें नंबर का मोनो डेरिवेटिव्स हो गया। इसमें भी एक हैलोजन है, अर्थात यह भी मोनो डेरिवेटिव्स है। यह भी एक हैलोजन वाला है 9, और यह भी एक हैलोजन वाला है 10। जिनमें एक एक हैलोजन होगा वह मोनो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है ना। डाई डेरिवेटिव्स कौन कौन से होंगे? जिसमें 2 हैलोजन होंगे। एक तो 2 हैलोजन इसमें है, यानी चौथे में है, 5वें में, 6वें में है। कौन कौन से हो गए? 4, 5 और 6। यह डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गए। अच्छा, ट्राई देखें जिसमें 3 हैलोजन हो। इसमें एक भी नहीं दिख रहा है ऐसा जिसमें 3 हैलोजन परमाणु हो, अर्थात ट्राई वाला नहीं है, यह एक भी नहीं है इसमें। दूसरा हम देखें 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहले हम 1 डिग्री देखें। 1 डिग्री वह होगा जिसमें हैलोजन का कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? एक कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे यह 1 डिग्री है क्योंकि यह एक से जुड़ा है, ये वाला तो 2 डिग्री हो गया। यह भी 1 डिग्री है, यह भी एक से जुड़ा है। ये जो कार्बन है वह एक से जुड़ा, अर्थात पहला हो गया, तीसरा हो गया ये तो है नहीं, ये भी नहीं है हैलोजन। ये सब 2 डिग्री होते हैं। बेंजीन वाले कितने होते हैं? सारे बेंजीन वाले सारे हैलोजन 2 डिग्री होते हैं। यह 1 डिग्री है, 7वां हो गया। और ये वाला ये कार्बन 2 से जुड़ा है, छोड़, ये वाला 1 डिग्री है, 10वां।
यह 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री कौन कौन से हैं? 2 डिग्री देखें अगर हम, एक तो ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। बेंजीन वाले सारे 2 डिग्री होते हैं। बेंजीन में चूंकि एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, अर्थात बेंजीन के सारे 2 डिग्री होते हैं। अर्थात 2 डिग्री कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया दूसरा, और ये चौथा, पांचवा, छठवां हो गया। इसके अलावा 2 डिग्री एक ये वाला भी 2 डिग्री, नौमा, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं ना। अब आता है ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो हमें समझ रहे हैं, देखो कौन कौन सा होगा। ऑर्थो कौन होगा? जो पास पास होगा, यह ऑर्थो है, यानी कि नंबर 4 वाला। एक के गैप पे हो, चाहे यहां हो चाहे वहां, कहीं भी एक के गैप पे होगा तो मेटा हो जाएगा, अर्थात यह मेटा है। मेटा कौन सा है? 5 वाला। और ये पैरा है, क्योंकि यह अपोजिट है, इसके अपोजिट है। ये क्या है? छठवां, पैरा है। छठवां कौन सा है? छठवां पैरा पोजीशन पर है। यह भी हमें समझ में आ रहा है। ऑर्थो, मेटा, पैरा। विनाइल क्या होता है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसमें ही डबल बॉन्ड आ जाए, उसके बगल वाले कार्बन में ही डबल बॉन्ड आ जाए अपने बगल वाले कार्बन से, यह विनाइल है। ये जो है ना, यह विनाइल है। यानी विनाइल कौन है? विनाइल जो होगा वो 3 नंबर वाला होगा। 3 नंबर वाला विनाइल है, क्योंकि हेलोजन वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अच्छा, और लिखा हुआ है बेंजाइल कौन है? बेंजाइल ये वाला बेंजाइल है। बेंजीन में एल्काइल जुड़ा, यह भी बेंजाइल है। बेंजीन में एल्काइल जुड़ा है, यह भी बेंजाइल है, ठीक है ना। बेंजीन में एल्काइल जुड़ा तो बेंजाइल, ये दोनों क्या है? बेंजाइल हैं। बेंजाइल कौन है? बेंजाइल 9वां और 10वां बेंजाइल है। और एक लिखा है एलाइल, अर्थात जिससे हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है, तो वह ये वाला है। इससे हेलोजन जुड़ा है, इसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, अर्थात जो एलाइल है वह 7वां है, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूं उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर आप पहचानना सीख जाएंगे अभी कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है, कौन सा ट्राई है, ठीक है नहीं। कौन सा ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। बेंजाइल कार्बन कौन होता है, एलाइल कार्बन कौन होता है, विनाइल कार्बन कौन होता है, एल्काइल कार्बन कौन होता है। उपरोक्त सब बातों को आप अच्छी तरह जानने लगे हैं। अगर आप यह जानने लगे हैं तो अगले कालांश में मैं इसका IUPAC नामकरण बताऊंगा बच्चों। सामान्य नाम कैसे लिया जाता है और IUPAC नाम किस प्रकार हम लेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के कालांश में बच्चों। उपरोक्त सभी कॉन्सेप्ट आप नोट कीजिए। कोई भी समस्या आती है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में मैसेज के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी सभी शंकाओं का सटीक समाधान किया जाएगा। रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में जो नई हेडिंग चालू की है, मैं आशा कर रहा हूं हमारे सब बच्चे इसका जरूर लाभ उठाएंगे।